मेरे पतिदेव को चलते फिरते मुझे छेड़ते हुए शरारत करने की आदत है। वह कभी गाल छू लेते हैं तो कभी कमर पर चुटकी ले लेते हैं, या भी नहीं देखते कि आसपास कोई है या नहीं। बस मेरे प्रति अपना ढेर सारे प्यार को सरेआम जता देते हैं। मेरे मना करने पर या शर्म करो कहने पर कहते हैं, अरे यार, अपनी खुद की बाकायदा बीवी को छेड़ रहा हूं, कोई राह चलती लड़की को नहीं, और प्यार जता रहा हूं, पटा नहीं रहा। समझी जानू। बेशक मुझे भी उनका यूं प्यार जताना गुदगुदा जाता है। कभी चुपके से मैं भी उनकी पप्पी ले लेती हूं। हम मियाँ बीती जो हैं। पर एक दो बार मैंने नोटिस किया है कि मेरी काम वाली सोना हम पति पत्नी के अटखेलियां दरवाजे के पीछे खड़ी रहकर छुप छुप कर देखती है। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, पर आमतौर पर गीता ऐसी हरकतें बार बार करने लगी थी। वैसे सोना बहुत अच्छी है, स्वभाव भी मिलनसार और काम भी परफेक्ट। कभी शिकायत का मौका नहीं देती। जब वह कुंवारी थी तभी से हमारे घर में काम कर रही है। अभी 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। ससुराल यहीं पास में है, तो शादी के बाद भी सोना ने काम नहीं छोड़ा। वह हमारे परिवार से घुल मिल गई है। दरअसल कुंवारी लड़कियों को ऐसी हरकतें देखने की उत्सुकता रहती है। पर गीता की तो अब शादी हो गई। उसका पति भी उसे प्यार करता होगा, शारीरिक सुख देता होगा। फिर हमें प्यार जताते देखने की इतनी लालाइस क्यों है? मैंने अपने पति अभिराज को इस बारे में बताया भी, पर उन्होंने बात को मजाक में डाल दिया। पर मैं अब सतर्क हो गई थी। जब सोना काम करने आती थी तब मैं अपने पति से दूरी बनाने की कोशिश करती थी। यूं ही साल भर बीत गया। एक दिन बिना बताए सोना काम पर नहीं आई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब छुट्टी लेनी होती है तब वो बताकर जाती है या फोन कर देती है। हमने सोचा कि आ गया होगा कोई काम पर। जब वह दूसरे दिन भी नहीं आई तो मैंने उसके पद को फोन लगाया, पर कोई रिप्लाई नहीं मिला। मैंने अभिराज से कहा, चलिए ना, सोना के घर मुझे फिक्र हो रही है। जरूर कुछ हुआ है, वरना सोना यूं बिना बताए कभी छुट्टी नहीं लेती। इनको ज्यादा फिक्र नहीं थी तो बोले, जानू, कोई दूसरी काम वाली रख लो ना। पर कहाँ दूसरों के इजमेले में पड़ती हो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं चलता, पर मेरे मन को चैन नहीं था। तो इनके ऑफिस जाते ही मैं एक टुआ लेकर निकल गई। एक बार भारी बारिश हो रही थी तो हम सोना की गाड़ी में छोड़ने गए थे। पास वाली बस्ती में ही रहती है, इसलिए घर देखा हुआ था। मैंने एक एक टुआ गली के नाके पर पार्क की और छोटी पगडंडी पर चलते हुए उसके घर पहुंची। देखा तो सोना की सास आंगन में बैठी लहसुन छील रही थी। मैंने पूछा, मौसी, सोना कहाँ है? 2 दिन से काम पर नहीं आई। ये सुनते ही मौसी सन्य से खड़ी हो गई और दहाड़े हुए बोली, नाम मत लो, उस कुलटा का हमारी इज्जत पर पानी फेर दिया उस कर्म। जल्ली ने मैंने हकीकत जाननी चाही, पर वह तो सोना को गालियां देते हुए मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करके घर के भीतर चली गई। पड़ोस के घर में खड़ी एक लड़की चुपके से मुझे देख रही थी। मैं उसके पास गई तो वह भी दरवाजा बंद करने लगी, पर मैंने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया और पूछा, अगर तुम्हें पता हो तो सिर्फ इतना बता दो कि गीता कहाँ है? सरकारी अस्पताल में, कहकर वह लड़की दरवाजा बंद करके चली गई। मैंने एक हुआ ली और सरकारी अस्पताल आ गई। कितनी देर इधर उधर भटकते हुए मुश्किल से सोना को ढूंढा। देखा तो वहां पुलिस भी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोना ने ऐसा क्या किया होगा? मैं नजदीक गई तो मुझे देखकर सोना ने शर्म के मारे चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और सोना से कहा, इधर देखो। सोना नजरें झुकाते हुए कहा, मैडम, आप यहां? मैंने कहा, जब तुमने मुझको एक खबर तक नहीं दी तो मुझे आना ही पड़ा। बताऊं भी क्या हुआ है? कहीं गिर गई या किसी ने मारा? बात बताओ। सोना ने कहा, मैडम, सब बताऊंगी, थोड़ी ठीक हो जाऊं, फिर घर जाती हूं। यहां कुछ बताना ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर आप इंसाफ करना कि मैं सही हूं या गलत। मुझे लगा कि शायद कोई गंभीर बात है, इसलिए मैंने कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, या लो रर जी रख लो, और किसी भी चौज की जरूरत हो तो फोन करके बता देना। और मैं घर आ गई। सबसे पहले जब तक सोना ठीक होकर वापस नहीं आती तब तक किसी दूसरी काम वाली का इंतजाम करना पड़ेगा। इंटरकॉम पर पूरी सोसाइटी से पूछ लिया। सविता नाम की एक काम वाली मिल गई। मैंने अपने पति को सोना के बारे में बताया, पर हमदर्दी के बदले डांट मिली। यार, जब नई काम वाली मिल गई ना, छोड़ो भीगी। सोना की लाइफ में क्या हुआ वह जानने की तुम्हें क्या जरूरत है? फिर भी मेरे मन में सोना के प्रति अपनापन था। सालों से वह हमारे जिंदगी का एक हिस्सा रही है।
अगर वह किसी मुसीबत में है तो हमारा फर्ज बनता है उसकी मदद करना। आहिस्ता आहिस्ता 2 महीने बीत गए। एक दिन सोना का फोन आया। मैडम, आप घर पर हैं क्या? मैंने कहा, हो घर पर ही हूं। वह बोली, अभी आई गैस पर। चाय चढ़ाकर मैं सोना की कहानी सुनने के लिए खुद को तैयार करने लगी कि दरवाजे की घंटी बजी। सोना ही थी। मैंने पूछा, कैसी हो आप? मैडम, घाव तो ठीक हो गए। मन में जो पीड़ा और जलन है उसका इलाज कैसे करूं? मैंने पानी और चाय पिलाकर सोना को शांत करवाया। मैंने भी चाय पी और कहा, चल अब दोनों शांति से बात करते हैं। बता। सोना ने कहा, मैडम सबसे पहले आप बताइए कि क्या सिर्फ पेट की भूख ही तन को जलाती है? जवान खून को तन की प्यास भी लगती है कि नहीं? सच कहिए, जितनी माँ की जलाती है उतना ही औरतों को भी जला आती है कि नहीं? शादी के बाद भी इस जोश का इलाज ना हो तो औरत को क्या करना चाहिए? मैडम, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, पर अभी तक कुंवारी हूं। मेरा पति संजय नामर्द है। आज तक उसने मुझे छुआ तक नहीं। मेरे भीतर का जोश लावा की तरह धड़क रहा है। अगर यही सब मर्द के साथ होता तो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वह कहीं भी मुंह मारता कि नहीं? कौन है जो तन की आग से बच पाया है? एक लड़की कितने सपने आंखों में भरकर शादी करती है, पति के प्यार को तरसती है, पर मेरे नसीब में खोटा है कि मुझे एक ऐसा पति मिला जो औरत की शारीरिक जरूरत पूरी करने में नाकाम है। मैंने कहा, सोना, तू इस बात पर अपने पति से तलाक ले सकती है और दूसरी शादी भी कर सकती है। सोना ने कहा, मैडम, हमारे समाज में एक बार लड़की जिस घर में ब्याह दी जाती है वहीं से उसकी अर्थी उठती है। तलाकशुदा लड़की का पूरा समाज बहिष्कार करता है मैडम। इसी नामर्द के साथ मुझे जिंदगी बितानी होगी। तिल तिल कर मरना होगा। मेरे जेठ जेठानी का कमरा हमारे कमरे के पास ही है। जब वह दोनों प्यार भरी बातें करते हैं तो आवाजें मेरे कानों में ऐसी चुप है जैसे धड़कता लावा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे कानों में उड़ेल दिया हो। जेठ जी जब जेठानी से प्यार करते हैं तो मेरे भीतर हवस की ज्वाला भड़का देती है। मैं बेकाबू से अपने पति से लिपटकर उनको प्यार और सुख पाने की कोशिश करती हूं, पर उस ठंडे समंदर में तूफान उठता ही नहीं। आपको शायद पता होगा कि साहब जब आपको छेड़ते हैं और शरारत करते हैं तब मैं चुपके से देखती थी। आपको देखकर मेरा भी मन करता है कि कोई भी मुझे भी ऐसे ही छेड़े प्यार करे। एक दिन मेरे ताऊ ससुर का लड़का वनराज घर आया था, एकदम बां का जवान। उसके ठीले बदन को देखकर मेरे भीतर खलबली मच गई। उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ते ही मैंने उसको अपनी ओर आकर्षित किया। फिर तो वह बार बार हमारे घर आने लगा। हम दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहने लगे। एक दिन मेरी बुआ सास की लड़की की सगाई थी तो घर के सारे लोग पड़ोस के गांव जा रहे थे, पर मैं पेट दर्द का बहाना बनाकर घर पर ही रुक गई थी। फिर जैसे ही सब गए मैंने वनराज को अपने घर बुला लिया और उस दिन मैंने अपने कुंवारेपन को वनराज को सौंप दिया। मैं जानती हूं कि मैंने गलतियां की हैं और शादीशुदा होकर एक गैर मर्द के साथ रिश्ता बनाया, पर परंपरा के नाम पर अपने एहसासों का खून मुझे हरगिज मंजूर नहीं था। इस पूरे कांड में गलती सिर्फ मेरे पद संजय की थी, जिसने जानबूझकर मेरी जिंदगी खराब की। इसलिए मैंने शारीरिक सुख पाने का जो रास्ता सही लगा वह अपनाया। उस दिन मैंने और वनराज ने जी भरकर एक दूसरे पर प्यार लुटाया। उसके बाद जब भी मौका मिलता वनराज मेरी शारीरिक जरूरत पूरी कर देता। मैडम, मैंने सिर्फ शारीरिक सुख के लिए वनराज से रिश्ता नहीं बनाया, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से दिल जान से प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन में और वनराज घर की छत पर एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए थे कि मेरे पति ने हमें ऐसी हालत में देख लिया। पास में पड़ी लाठी उठाकर मुझे पीटने लगा, पर मैं दिल जली अधूरी प्यासी थी, इसलिए उसके हाथ से लाठी छीनकर मैं उस नामर्द पर टूट पड़ी और सारी हड्डियों का चूरमा बना दिया। जब आप ही बताइए कि मैंने क्या गलत किया। सारा किस्सा सुनने के बाद मुझे सोना किसी पहलू से गलत नहीं लगी। बस उसने हालात को उलझा दिया था और मैंने गीता को समझाने की कोशिश की। तुम और संजय आमने सामने बैठकर इस मामले का हल निकाल ली। सोना ने कहा, मैडम, अब जो भी अजाम होगा देखा जाएगा, पर मैं ना उस ना मर्द के साथ एक दिन भी नहीं बिता सकती। कुछ भी करके इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ और वनराज के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। परिवार और समाज के डर से मुझे अपनी जिंदगी ढो नहीं, बल्कि खुलकर जीनी है। सोना की आंखों में प्यार की खुमारी और हिम्मत की देखकर मैंने सोना की जगह खुद को रखकर देखा तो किसी पहलू से सोना मुझे गलत नहीं लगी। मैंने उससे कहा,
देखो, तुम गलत बिल्कुल नहीं हो। प्यार और जंग से सब जायज है। शादी टूटने में हम हर बार औरत ही जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि इस तरह खोया गया। रिश्ता टूट जाए वही सही है सोना। मेरे गले लगते हुए बोली। मेरी भावनाओं को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मुझ में हिम्मत आ गई है मैडम। जब तक यह मामला सुलझ न जाए तब तक शायद काम पर ना आ सकूंगी, पर वादा करती हूं कि सब ठीक होते ही वापस काम पर लौट आऊंगी, कहकर गैल सोना चली गई। इस बात को 4-5 महीने हो गए थे। मैं तो सोना को भूलने भी लगी थी। एक दिन अखबार में पढ़ा कि एक शरीफ पद के हाथों सोना नाम की एक बदचलन औरत का कत्ल। मैंने तस्वीर ध्यान से देखी और मन ही मन बोली कि यह तो मेरी वाली सोना है। मैं तुरंत उस अखबार के दफ्तर गई और संपादक को सारी सच्चाई बताकर कहा, कल के अखबार में अब वहीं छपे जो अब मैंने मैं कहने जा रही हूं। दूसरे दिन उस अखबार में खबर थी कि कल वाले मर्डर केस में एक सनसनीखेज खुलासा, एक नामर्द पति के हाथों सोना नाम की मासूम और शादी के नाम पर छली गई औरत की हत्या। यह पढ़कर मुझे संतोष मिला। मैं सोचने लगी, पाखंडी समाज में ना जाने ऐसी कितनी गीता है। दूसरे की गलती के चलते बल चढ़ाई जाती होंगी। सहना सिर्फ औरतों के हिस्से ही क्यों आता है? इतने में पतिदेव ने चुटकी बजाते हुए मेरे ख्यालों की डोर तोड़ते हुए कहा, हेलो बेबी, एक कप चाय मिलेगी क्या? मैं मुस्कुराते हुए अभिराज के गले लग गई। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एआई स्टोरी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।